Dear students, today we are going to read this poem. We are going to uh, develop an understanding of this poem. The title of this poem is Ozymandias, and so we have to discuss it in detail. We have to study what this poem is and what this poem is about. Right. So the very first thing is that this poem is about king, we should say that an ancient king, we should say that, and from an antique land, or most of the we should say that chances are there that this antique land belongs to Egypt. As we know that in Egypt there were so many kings who acquired the title of pharaoh. मीन फ़िरौन का टाइटल जो है वो एक्वायर करते थे। तो फ़िरौन एक एक किस्म का टाइटल था। तो उनमें से एक किंग जो है वो एंशियंट किंग, जो कि एक बहुत क्रूअल, कैलस और वी शुड से दैट वेरी पावरफुल किंग था, जिसका नाम ओzymandias है। उसके बारे में ये पोएम है और उसके डिड्स के बारे में, उसके अचीवमेंट्स के बारे में, और एक आर्टिस्ट ने उसका एक स्टैचू बनाया और उस स्टैचू के बारे में एक्चुअली है। और वो स्टैचू इनडायरेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है उस किंग की पर्सनैलिटी को। when the king was alive, he made a statue of himself. We should say that he got made, we should say that statue of himself, यानी उसने अपना एक स्टैचू बनवाया आर्टिस्ट से। और जब उसकी डेथ होगी तो उसके बाद उस स्टैचू से, उसकी कंडीशन से और उसके पर्सनालिटी का, उसके ट्रेड्स का एक आइडिया लगाया गया। तो वो आइडिया जो है यहाँ पे पोइट ने डिस्क्राइब किया। द अदर थिंग इज़ दैट दिस पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सोनेट, और ये सोनेट के फॉर्म में है। सोनेट जो है 14 लाइन्स की पोएम जो है उसको हम सोनेट कहते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पोएम लाइन बाय लाइन, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। तो उस किंग के पर्सनैलिटी के बारे में, उस स्टैचू के बारे में, और उसके बाद एक उसके डेथ के बाद, यानी जब उसकी डेथ होगी तो उसके बाद उसके स्टैचू की क्या कंडीशन थी वो बताई जा रही है। एंड देन इट आल्सो डिस्क्लोजेस, इट रिवील्स ऑल द ट्रेट्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द किंग। और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि उस आर्टिस्ट ने कितनी महारत से, कितनी स्किल के साथ उस किंग्स की पर्सनैलिटी को वी शुड से दैट इंस्क्राइब किया, उसकी फेस के ऊपर इम्प्रेशन डाले, और वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। So the poem starts with a person who met the poet, and the poet is just telling about that. यानी poet उसके बारे में बता रहा है। I met a traveler, I से मुराद यहाँ पर poet है। From an antique land, antique से मुराद है old and valuable land, ठीक है। तो poet antique land, और antique land यहाँ पे mention नहीं है दो, but still we can understand it is the most probable that the land is Egypt. Who said mean the traveler said, यानी traveler ने poet को बताया, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert, and he told, उसने ये बताया कि दो वास्ट यानी बहुत बड़ी, एंड ट्रंकलेस, एंड ऐसी लेग्स थी जिनका ट्रंक या उनका हम कह सकते हैं धड़ उनके साथ नहीं लगा हुआ था। मीन दैट वाज नॉट विद अपर बॉडी, अपर बॉडी वहाँ पे मौजूद था लेकिन साइड पे था कहीं, बट अपर बॉडी वाज नॉट प्रेजेंट विद दोज लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट, एंड दे वर in the desert. They was we should say that present in the desert. Near them on the sand, half sunk, और फिर उस उन लेग्स के नज़दीक रेत के ऊपर एक हाफ संक से मुराद है हाफ पेनिट्रेटेड, हाफ वी शुड से दैट यानी उसमें धंसा हुआ, किसके अंदर, रेत के अंदर। अ शैटर्ड मीन ब्रोकन, टूटा हुआ। विजिज स्टैंड्स फॉर फेस, यानी उसका फेस भी पड़ा हुआ था। लाइज हुज फ्रॉन से मुराद है यहाँ पर जिसके वी शुड से एंग्री इम्प्रेशन। फ्रॉन बेसिकली स्टैंड्स फॉर the impression that are created on our forehead when we are in form of anger, यानी angry situation में जब हम होते हैं तो उसके बारे में बताता है। मीन एंगर, whose anger and then it is tell and wrinkled lip, यानी उसका एंगर था, उसके साथ साथ फिर wrinkled lips थे।
और रिंकल लिप्स से मुराद है लाइंड लिप्स, यानी जिसके अंदर लिप्स में रिंकल्स थी, दैट शोज ओल्ड एज, यानी उसकी एज के बारे में बता रहे हैं कि ओल्ड एज था वो। एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड मीन कैलस क्रूअल कमांड, यानी और स्नियर से मुराद है कंटेम्पचुअस, और वी शुड से दैट फुल ऑफ हैट्रेड, यानी उसके जो इम्प्रेशन था वो ये था कि, यानी अब यहाँ पे इसमें पोइट ये बता रहा है इस इन तमाम 3 लाइंस में, यानी 3rd लाइन से अगर हम स्टार्ट करें, नियर देम ऑन द सैंड हाफ सन का शैटर्ड विजिट, शैटर्ड विजिट था, यानी अब ये स्टैचू की एक तरह से कंडीशन बताई जा रही है, ब्रोकन फेस था उसका, उसके बाद एंग्री लुक जो है उसके फेस के ऊपर, यानी फोरहेड पे ऑफ कोर्स इम्प्रेशन जो है वो इंस्क्राइब थे, एंड देन रिंकल्ड लिप मीन के लाइंड लिप्स थे, यानी उसके लिप्स में रिंकल्स थी, लाइंस थी, झुर्रियाँ थी, जो कि ये शो करती दैट ही वाज अ वेरी ओल्ड एज्ड किंग, एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, और फिर उसके बाद उसकी जो क्रूअल कमांड थी, कंटेम्पचुअस क्रूअल कमांड, फुल ऑफ हैट्रेड, वो भी शो हो रही थी उसके फेस से। टेल दैट, अब ये क्या बता रही थी, ये तो दैट वाज द कंडीशन of the statue, but these conditions were meant for telling about the traits of the personality of the king when he had been alive, यानी हम यहाँ से उसके ये जो कंडीशन थी, इम्प्रेशंस थी, ये बता रही थी कि वो अपनी व्हेन ही हैड बीन अलाइव, तो उसकी क्या पर्सनैलिटी थी, उसके ट्रेड्स क्या थे, उसकी क्या खूबियाँ और खामियाँ थी, क्वालिटीज़ क्या थी उसकी। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर, स्कल्प्टर स्टैंड्स फॉर द पर्सन हु मेक्स स्टैचूज, मीन स्टैचू बनाने वाला, यानी स्टैचू मेकर हम कह सकते हैं, स्कल्प्टर कहते हैं उसको जो स्टैचू बनाता है। और उसके बाद है वेल दोस पैशंस रेड, यानी उसने उन पैशंस को, उन फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, यानी व्हेन ही वाज अलाइव, एंड डेफिनेटली द किंग हिमसेल्फ गॉट दैट स्टैचू मेड, यानी उसने खुद अपना स्टैचू बनवाया था, बिकॉज इट वाज ट्रेडिशन इन द ओल्ड एज व्हेन दोज किंग्स यूज्ड टू we should say that express themselves and impart themselves their characteristics through statues, and they used to survive, they used to survive, or we should say that in history in ancient times which yet survive, यानी अब वो पैशंस जो कि स्कल्पटर ने, यानी यहाँ पर पोएट ये कह रहा है कि उसने जो इम्प्रेशन उसके क्रिएट किए उसके फेस के ऊपर, दैट दे येट सर्वाइव, वो अभी तक सर्वाइव करते हैं, स्टैम्प ऑन दीज लाइफलेस थिंग, और उनको स्टैम्प किया गया, मीन इंस्क्राइब किया गया, उनको बनाया गया उन लाइफलेस थिंग्स के ऊपर। ऑफ कोर्स लाइफलेस थिंग्स सम्राट वो स्टोन्स हैं जिनके थ्रू, जिनके साथ वो स्टैचू बना। द हैंड दैट मॉक देम, और फिर वो कहता है हैंड्स, वो हैंड्स जो जिसने उनका मजाक उड़ाया, मॉक का मतलब होता है टू लाफ एट, यानी उनका मजाक उड़ाना, और एंड द हार्ट दैट फेड, और वो दिल जिसने उनको फीड किया, फेड फेड का मतलब होता है प्रोवाइड करना, यानी उसका दिल जिसने उन फीलिंग्स को प्रोवाइड किया उसकी बात कर रहा है, यानी ही इज टॉकिंग अबाउट द हार्ट ऑफ द statue maker, we should say that the sculptor that that provided those feelings on those we should say that lifeless things on those stones. He's talking about that. So in the first we should say that 8 lines, these lines make 1 2 3 4 5 6 7 8, these are the 8 lines, or we should say that octave एक तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें बेसिकली अगर हम ओवरऑल इस स्टैंजा को हम देखें तो इसमें एक ट्रैवलर जो है वो पोइट से मिलता है, जस्ट ही मेट the poet, a traveler who met the poet, and he told him that he happened to look at a statue that was in very miserable condition, that was broken, his 2 legs, vast legs, that was standing in the desert, and along with that there were we should say that there was also a broken face, and that face revealed the impressions that were inscribed, that were stamped by the sculptor very skillfully, and those impressions were still alive, though the king had not been alive of course at that time, और वो इम्प्रेशन जो है अभी तक सर्वाइव कर रहे थे, स्टैम्प्ड ऑन द लाइफलेस थिंग्स, द हैंड दैट मॉक देम, और वो हाथ जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया, यानी एक तरह से वी शुड से दैट
कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब उसने मॉक के दो मतलब होते हैं, एक का मतलब होता है एग्जैक्टली कॉपी करना, और एक मतलब मॉक का मतलब ये भी होता है किसी का मजाक उड़ाना, इमिटेट। मॉक एक मीनिंग में, इमिटेट की मीनिंग में, अगर हम यहाँ इमिटेट की मीनिंग में लें तो ऑफ कोर्स इट गोज टुवर्ड्स द स्कल्प्टर, स्कल्प्टर की तरफ इशारा जा रहा है कि उसने उनको उन फीलिंग को एग्जैक्टली कॉपी किया, वी शुड से दैट स्किलफुली एग्जैक्टली कॉपी किया, इमिटेट किया, और उनको लाइफलेस थिंग्स के ऊपर स्टैम्प कर दिया। एंड द हार्ट दैट फेड, और वो हार्ट जिसने उनको फीड किया, जिसने उनको प्रोवाइड किया, यानी उन फीलिंग्स को एक तरह से प्रोवाइड करके उन लाइफलेस थिंग्स के ऊपर स्टैम्प कर दिया। और फिर नेक्स्ट स्टैंजा में हम आते हैं नेक्स्ट 6 लाइन्स की तरफ। आई थिंक दीज आर 6 लाइन्स। सो एंड ऑन द पेडेस्टल, पेडेस्टल से मुराद है बेस, यानी उसकी जो बेस होती है, पेडेस्टल डेफिनेटली स्टैंड्स फॉर द बेस। दीज वर्ड्स अपीयर, कौन से अल्फाज अपीयर हो रहे थे? आगे कॉलन लगा हुआ है, कॉलन का मतलब ये है कि आगे उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कौन से वर्ड्स हैं। माई नेम इज़ ऑजिमैंडियस, मेरा नाम ऑजिमैंडियस है, यानी हम ये सपोज कर रहे हैं कि दिस वर्ड्स वर रिटन, दिस वर्ड्स वर, वी शुड से दैट मेड रिटन बाय द किंग हिमसेल्फ व्हेन ही वाज अलाइव, किंग ऑफ किंग्स। और फिर वो अपनी ग्रेटनेस डिस्क्राइब कर रहा है कि ही वाज किंग ऑफ किंग, यानी वो बादशाहों का बादशाह था, शहनशाहों का शहनशाह था। लुक ऑन माई वर्ड्स, लुक ऑन माई वर्क, सॉरी, वो कहता है कि मेरे अल्फाज की तरफ देखो, मेरे अल्फाज की तरफ देखो, सॉरी मेरे कामों की तरफ देखो, यानी वो ये कह रहा है कि मेरे कामों की तरफ देखो। ये माइटी, ये से मुराद है यहाँ पर यू, यानी तुम, माइटी, माइटी मीन तुम जो ग्रेट हो, अजीम हो, एंड डिस्पेयर, और मायूस हो जाओ। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, अब यहाँ तक जो है वो बेसिकली उस किंग के अल्फाज हैं, यानी किंग अपना एक तरह से तकब्बुर का शिकार है, अपने अपने वेन शो कर, अपने आप को वेन शो कर रहा है, अपने आप को ऑस्टेंटिशियस शो कर रहा है, एक प्राउड किंग के तौर पर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। और वहाँ पे ये कह रहा है कि वो ओज़िमंडियस है और वो बादशाहों का बादशाह है, और उसके कामों की तरफ देखो, उसके अचीवमेंट की तरफ देखो, यानी अपने आप को उसने अपने लिए ये अल्फाज लिखवाए थे उस स्टैचू के ऊपर। जी मायरे, तुम जो कि अपने आप को बड़े ताकतवर समझते हो, एंड डिस्पेयर, और मायूस हो जाओ। और यानी उसके काम जो है बहुत ज़्यादा थे, और उसके काम यानी जो लोग देखने वाले हैं उनके सामने वो उनके काम उसके उसके सामने, कामों के सामने कुछ भी नहीं है, उसके अचीवमेंट के सामने, इसलिए वो मायूस हो जाएंगे। अब एक तो यहाँ पर ये सेंस बन रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, और फिर आगे यहाँ पर पोइट के एक तरह से कमेंट्स शुरू हो रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहता, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ भी नहीं रहता, राउंड द डेके, और फिर इर्द गिर्द तबाही थी सारी। डेके से मुराद है डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। ऑफ दैट कोलोसल रेक, कोलोसल का मतलब वेरी ह्यूज, बहुत बड़ी, और रेक से मुराद है डिस्ट्रॉयड मटेरियल, डिस्ट्रॉयड थिंग्स दैट वर जस्ट प्रेजेंट देयर। तो कहता है कि उस इतने बड़े, यानी स्टैचू की तरफ इशारा कर रहा है, इतने बड़े स्टैचू के गिर्द सब तबाही ही तबाही थी। बाउंडलेस एंड बेयर, बाउंडलेस का मतलब है उसकी कोई लिमिट्स नहीं थी, एंड बेयर से मुराद है ओनली डिस्ट्रक्शन, यानी नथिंग एल्स वाज देयर। द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फॉर अवे, और फिर वो कहता है कि अकेली, लोन से मुराद है अलोन, अकेली, एंड लेवल मीन के बिल्कुल हमवार स्मूथ सैंड, स्ट्रेच फॉर अवे, और वो दूर दूर तक फैली हुई है। तो अब दूसरे स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने बात की, यानी फर्स्ट हमारे पास जो 8 लाइन्स का एक तरह से हमने स्टैंजा उसको कंसिडर किया, तो उसमें हम देखते हैं कि वो बात कर रहा है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ही द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ द स्टैचू, ठीक है। फर्स्ट 3 और 4 लाइन्स में वो स्टैचू की कंडीशन के बारे में बात कर रहा है, ट्रैवलर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फिर बात कर रहा है अबाउट द इम्प्रेशंस दैट वर क्रिएटेड बाय द स्कल्प्टर ऑन दैट स्टैचू, और फिर उसकी स्किल के बारे में भी बात कर रहा है। पोइट ने ये भी बात की कि जो स्कल्प्टर था, यानी स्टैचू का बनाने वाला था, दैट वाज वेरी वेरी स्किलफुल पर्सन, और उसने बड़ी महारत के साथ, वी शुड से दैट ही, हम कह सकते हैं, इंस्क्राइब्ड दोज फीलिंग वेरी स्किलफुली on that lifeless things that were stones, यानी उस स्टैचू की शक्ल में, और that was meant for conveying the impression, the traits of the king when he had been alive, जब वो alive था तो उसके क्या traits थे, उसके क्या impression थे, और वो impression जो है of course still alive हैं, survive कर रहे हैं, जबकि king himself
had not been alive at that time. फिर हम आते हैं दूसरी तरफ, तो दूसरे स्टैंजा में फिर वो बात कर रहा है कि उस किंग ने अपने स्टैचू की बेस के ऊपर, पेडिस्टल के ऊपर कुछ अल्फाज जो है वो इंस्क्राइब करवाए थे, लिखवाए थे, और वो अल्फाज एक तरह से उसके प्राइड को, एक तरह से उसके वेन को, एक तरह से उसकी ऑस्टेंटिशियस हम कह सकते हैं नेचर को शो करते हैं। वो अपने आप को एक बहुत बड़ा किंग, शहनशाहों का शहनशाह कहता है, और फिर कहता है कि लोग मेरे अचीवमेंट्स पे, मेरे कामों पे देखें, और ये सिमराज यहाँ पर यू है, और वो कहता है तुम जितने भी ताकतवर हो मेरे कामों को देख के मायूस हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे काम मेरे कामों के सामने, यानी उसकी अचीवमेंट के सामने कुछ भी नहीं थे। आफ्टर कोलोसल रैक, और फिर बाद में एक तरह से पोइट्स के कमेंट्स हैं कि नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ भी नहीं रहता अराउंड द रेके ऑफ दैट कोलोसल रैक, और उस कोलोसल रैक यानी उसके बहुत बड़े जो एक डिस्ट्रॉयड मटेरियल था, डिस्ट्रॉयड एक ढांचा था, हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर था, डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर था, और बहुत बड़ा था, बाउंडलेस एंड बेयर, जो कि बिल्कुल अब वी शुड से दैट विदाउट लिमिट्स, और ओनली जस्ट दैट वाज हैविंग डिस्ट्रक्शन, दैट वाज नथिंग एल्स, दैट वाज मीटिंग नथिंग एल्स, यानी सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही थी उसको मिल रही थी, और वो भी लिमिटलेस, जिसकी कोई लिमिट्स नहीं थी। सहरा में हर तरफ रेत रेत थी, और वो स्मूथ और स्मूथ सैंड जो है उसको हमवार कर रही थी। और फिर कहता है द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, और वो अकेली और हमवार रेत जो थी वो सरवाइव कर रही थी, वो स्ट्रेच थी, स्प्रेड थी एवरीवेयर अराउंड दैट। इसके साथ फिर हम ये नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। बुक में से ही आपकी पिक्चर ली है, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। एंटीक, जैसा कि हमने डिस्कस किया, बिलोंगिंग टू एंशियंट टाइम्स, यानी पुराने वक्तों से बिलोंग करने वाला, और वैल्यूएबल, एंटीक बेसिकली ऐसी चीज़ को कहते हैं जो ओल्ड होती है और वैल्यूएबल भी होती है। कोलोसल रैक से मुराद रेफर्स टू फॉलन स्टैचू ऑफ आजिम एल्डियस, ठीक है, यानी टूटा फूटा हुआ। कोलोसल से मुराद है ह्यूज, और रैक से मुराद है डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर। ओzymandias, a Greek name for the Egyptian pharaoh Ramesses II। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बता दिया कि ये एक्चुअली उसका नाम रामेसेस टू के टाइटल से भी जाना जाता था, और उसका नाम था, ग्रीक नेम था, यानी ग्रीक से, यानी उसके यूनानी ज़बान से एक्वायर किया गया। शैटर्ड विजिट से मुराद है रेफरेंस टू द ब्रोकन हेड ऑफ द स्कल्पचर, यानी टूटा फूटा हुआ फेस। स्नियर से मुराद है कंटेम्पचुअस और मॉकिंग स्माइल, यानी जो कि एक ऐसी जो फुल ऑफ हैट्रेड है, नफरत से भरी हुई है। और ट्रंकलेस से मुराद है लैकिंग अ बॉडी, जिसकी बॉडी नहीं है, जस्ट लेग्स वहाँ पर मौजूद हैं। तो that is meant for our poem. This poem we have gone a better understanding, we have developed a better understanding of the poem, and now we can have the question, the remaining parts, stanza wise questions, and then overall question that we should discuss later in the next part. Right now we should have understanding, and then we can have question right